नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मधुस्मिता है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर में शिक्षा शास्त्र प्रथम वर्ष में पढ़ती हूँ और आज मैं हिंदी शिक्षण के हिंदी भाषा के महत्व और जो 4 कौशल है श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इसकी शिक्षण विधियों के बारे में बताऊंगी। पहले हम जान लेते हैं भाषा क्या है। इस संपूर्ण जीवमंडल में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको भाषा का वरदान ईश्वर से प्राप्त हुआ है और भाषा के माध्यम से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है और सभी जीवमंडल में सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी कहलाता है। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा भाव और विचारों का जननी है एवं भाषा के माध्यम से हम अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान और एक दूसरे से अभिव्यक्तियों का प्रकट भी कर सकते हैं। अपनी बुद्धि, विचार और चिंतन शक्ति से भाषा को मनुष्य अपने आयत्त में कर लिया है और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से अपने भावों को और विचारों को मनुष्य एक दूसरे से सहज तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। अब हम जान लेते हैं हिंदी भाषा के महत्व के बारे में। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमें आपस में एक दूसरों से जुड़े हुए रखता है और किसी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय का भेदभाव न करते हुए यह हमें एकजुट करके रखा है। और हिंदी भाषा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे से बांट सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे सहज तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी भाषा हमारे देश की रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, सभ्यता आदि का पहचान है और यह भाषा हमारे देश के आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है। यह तो ही हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा है, इसलिए यह भाषा हम सब भारतवासी को एक सूत्र में बांधते हुए रखता है। अब हम जान लेते हैं भाषा कौशल की शिक्षण विधियों के बारे में। किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रमुखतः 4 कौशलों का आवश्यक होता है, यथा श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। इसको क्रमशः यदि हम प्रयोग करेंगे तो एक भाषा को हम आसानी से सीख सकेंगे। प्रथमतः श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। प्रथमतः आता है सस्वर वाचन और अनुवाचन। जब छात्राध्यापक अथवा कई छात्रों द्वारा कक्षा में किसी विषय को वाचन करा जाता है, उसको एक छात्र यदि अच्छी तरीके से सुनता है और उसको समझता है और उस ताल, लय, गति, आरोह अवरोह क्रम को अच्छी तरह से ध्यान देता है तो उस छात्र इस भाषा को अच्छी तरह से सीख सकता है। यह होता है सस्वर वाचन और अनुवाचन। इसके उपरांत आता है प्रश्नोत्तर विधि। यह विधि कक्षा शिक्षण के उपरांत अध्यापक पाठित विषय को आधार बनाता है और उसके माध्यम से छात्रों को कई प्रश्न करता है। इन प्रश्नों के उत्तर यदि छात्र सही तरीके से दे देते हैं तो उन छात्रों ने अच्छी तरीके से उस पाठ्यांश को सुनकर उसको समझते हैं, इसका मूल्यांकन हो जाता है। और अगर इस पाठित विषय को अगर वो नहीं सुने हैं तो आगे से जागृत हो जाते हैं कि हमें प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से सुनेंगे और समझ सकेंगे। इसके द्वारा उनका श्रवण कौशल का भी विकास हो जाता है। इसके बाद आता है कहानी सुनाना और कहना। जब एक अध्यापक एक पाठ्यांश को कहानी के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाता है तो वह पाठ्यांश छात्रों को रुचिकर हो जाता है और उन छात्रों ने उस विषय को पूर्ण मनोयोग सहकार से सुनते हैं और उसको समझते हैं। इसके माध्यम से उनका श्रवण कौशल का भी विकास हो जाता है। उसके बाद आता है श्रुतलेख विधि। यह तो ही इस विधि के माध्यम से लिखन कौशल का विकास होता है, परंतु इसके माध्यम से श्रवण कौशल का भी विकास होता है। श्रुतलेख विधि से सुनकर लिखना होता है। यदि एक छात्र अच्छी तरीके से कही गई वाक्य को नहीं सुनेगा तो वह ठीक से नहीं लिख सकेगा। इस तरीके से हम
छात्रों में श्रुतलेख विधि के माध्यम से श्रवण कौशल का भी विकास कर सकते हैं। इसके बाद आता है भाषण विधि। ये तो है, भाषण विधि भी मौखिक कौशल का विकास का आधार है, परंतु इसके माध्यम से हम श्रवण कौशल का भी विकास कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को कहेंगे कि जब भाषण दिया जाता है तो उस भाषण को हम अच्छी तरीके से सुनेंगे और उसके बाद हम छात्रों को कई प्रश्न करेंगे, जिसके माध्यम से वो उस भाषण को पूर्ण मनोयोग सहकार से सुनेंगे और प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। इसके माध्यम से हम भाषण कौशल का भी विकास कर सकते हैं। इसके बाद हम पठन या वाचन कौशल की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आता है वर्णबोध विधि। जब एक बालक भाषा सीखने का प्रारंभ करता है, तब उसे पहले वर्ण का शिक्षण देना चाहिए। उसके उपरांत उसे स्वर यथा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं उसके बाद हम मात्राओं का ज्ञान देंगे। ऐसे करते करते हम शब्द और वाक्य की तरफ बढ़ेंगे, जिसके माध्यम से बालक को अक्षर का ज्ञान होगा और वह अच्छी तरीके से पढ़ सकेगा और वाचन भी कर सकेगा। इसके माध्यम से हम उसका वाचन कौशल का विकास कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनुकरण विधि। यह विधि देखो और कहो विधि का एक अन्यतम रूप है। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों के सामने किसी वाक्य को पढ़कर सुनाता है, जिसका अनुकरण करते करते छात्रों ने उस वाक्य को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके माध्यम से भी हम बालकों का पठन या वाचन कौशल का विकास कर सकते हैं। इसके बाद आता है वाक्य विधि। इस विधि के प्रतिपादकों का मत यह है कि पहले बालक वाक्य या वाक्यांश बोलता है, उसके बाद उसको वर्ण, अक्षर इत्यादि का ज्ञान होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इस विधि के माध्यम से हम बालकों को पठन या वाचन कौशल का विकास कर सकते हैं। यह विधि का माध्यम वाक्य है, शब्द नहीं। इसलिए पहले हम बालकों को वाक्यांश या वाक्य बोलना सिखाना चाहिए। उसके बाद आता है देखो और कहो विधि। इस विधि के माध्यम से पहले हम किसी संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर हम छात्रों को उस वस्तु का ज्ञान कराते हैं। उस चित्र के नीचे उस वस्तु या पदार्थ का नाम लिखा होता है, जिसको देखकर बालक अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकता है और उसका ज्ञान कर सकता है। यह विधि भी मनोवैज्ञानिक विधि है, जिसके माध्यम से छात्रों का पठन और वाचन कौशल का विकास होता है। इसके बाद आता है संपर्क विधि। इस विधि का प्रचार मॉन्टेसरी ने किए थे। इस विधि के माध्यम से हम पहले छात्रों को किसी चित्र या वस्तु से परिचित कराते हैं और उसके बाद उस चित्र या वस्तु का कई सारे कार्ड्स बनाते हैं। उस कार्ड्स के नीचे उस चित्र का नाम लिखा होता है और उसके बाद हम उस चित्रों को आपस में मिला देते हैं और छात्रों को कहते हैं कि उस चित्र को सही तरीके से सजाने के लिए, जद्वारा अगर छात्रों को का पाठन और वाचन कौशल का विकास हो गया होगा तो उन छात्रों ने उस कार्ड को सही तरीके से, सही ढंग से रख सकेंगे। इसके द्वारा भी हम संपर्क विधि के माध्यम से हम छात्रों का पठन और वाचन कौशल का भी विकास कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे लेखन कौशल के शिक्षण विधियों के बारे में। पहले आता है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि का प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी है। मारिया मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने के लिए पहले आँख, कान और हाथों का प्रयोग के ऊपर बल दिए हैं। उनके मतानुसार पहले बालकों को लकड़ी या प्लास्टिक से बने अक्षरों पर अंगुली फेरने को कहा जाता है। उसके बाद वो पेंसिल के माध्यम से उन अक्षरों पर घुमाते हैं और इसी प्रकार बालक अक्षरों से परिचित होकर लिखना सीख जाता है। इसी तरह मॉन्टेसरी विधि के द्वारा हम छात्रों का लिखन कौशल का विकास कर सकते हैं। इसके बाद आता है रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि के माध्यम से पहले शिक्षक
श्यामपट्ट या स्लेट पर चॉक या पेंसिल के माध्यम से बिंदु रखते हुए अक्षरों को लिखता है। उसके बाद वह छात्रों को कहता है कि पेंसिल के माध्यम से उन बिंदुओं को ऊपर अक्षरों को लिखें। इसके द्वारा उनको अक्षरों का भी ज्ञान हो जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उनको शब्द का ज्ञान और उसके बाद वाक्यों का ज्ञान होता है। इसी तरह रूपरेखा अनुकरण विधि के माध्यम से छात्रों ने वाक्य लिखना सीख जाते हैं। इसके द्वारा छात्रों का लिखन कौशल का भी विकास हो जाता है। इसके बाद आते हैं स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस विधि के माध्यम से शिक्षक श्यामपट्ट पर शब्दों और अक्षर और वाक्यों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इसको देखकर सही तरीके से लिखें, और छात्रों ने उसको देख कर सही तरीके से अपने खाता में लिखते हैं। इसके माध्यम से उनका पठन कौशल और साथ साथ लेखन कौशल का भी विकास हो जाता है। यह स्वतंत्र अनुकरण विधि के माध्यम से हम छात्रों का लिखन कौशल का भी विकास कर सकते हैं। इसके बाद आता है व्याख्यान विधि। इस विधि के माध्यम से पहले शिक्षक बालकों के द्वारा पढ़े गए वाक्यों को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए कहता है और उसके पश्चात छात्रों ने उस वाक्यों को लिखते हैं और शिक्षक के द्वारा लिखे गए वाक्यों से अपने वाक्यों को मिलाते हैं और कई पर भूल हुए तो स्वयं ही संशोधित करते चलते हैं। उसके उपरांत शिक्षक छात्रों को उन वाक्यों को बिना देखे लिखने के लिए बोलते हैं और छात्रों ने जब लेखन कौशल का सही तरीके से विकास हो जाता है उसके द्वारा और उसके बाद वह अच्छी तरीके से सही तरीके से वो उस वाक्यों को लिख सकते हैं। इसके माध्यम से हम व्याख्यान विधि के माध्यम से हम बच्चों का लिखन कौशल का भी विकास कर सकते हैं। इसी तरह मैं 4 कौशलों का शिक्षण विधियों के बारे में बताई। नमो नमः।